आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है। एक दिन हम लोग डिले चल रहे हैं बट कोई बात नहीं, इसे चिंता मत किया करो। हम लोग हर चीज़ को टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा आगे पीछे डिले हो जाता है, देश के अंदर इतना कुछ डिले चल रहा है यार, एक दो दिन आगे पीछे एडजस्ट कर लिया करो। आई नो कुछ लोग नाराज़ हो गए थे बट कोई बात नहीं। अच्छा, 29 मई की तो न्यूज़ आई है, लेकिन 30 मई की ना आज की जो आनी चाहिए थी वो अभी तक तो अपलोड हुई नहीं है। मैं डेली की एक बार चेक ज़रूर करता हूँ जब भी शाम को। इनसाइट का ये होता है कि वो लोग शाम को 6 से 7 बजे के बीच में डेली इवनिंग में अपलोड करते हैं उस दिन की न्यूज़। तो आज की मैंने चेक की नहीं आई, तो पॉसिबली 30 मई की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। और कल तो संडे हो गया, कल तो ये लोग वैसे ही नहीं बनाते हैं। तो मंथ एंड में सिर्फ 29 तक ये लोग शायद इस मंथ को कवर कर रहे हैं पॉसिबल। और मे बी कल ये लोग अपनी मंथली कंपाइलेशन रिलीज़ कर दे, तो नेक्स्ट डे से हम लोग इसकी मंथली कंपाइलेशन भी स्टार्ट कर देंगे। विजन की भी चली रही है, कल विजन का एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा और साइंस एंड टेक स्टार्ट हो जाएगा। आज के जो टॉपिक्स हमारे, अच्छा मैंने बोला था कि मैं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्लीज़ कंटिन्यू करो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार। मुझे लगता है कि ना प्रीलिम्स का एक वीडियो बन जाए ना लास्ट में मंथली कंपाइलेशन का, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आई स्टिल कीप दिस ओपन फॉर 2-3 डेज। आप लोग जो भी देख रहे हो एक बार मुझे बताओ यार। मेरा सजेशन ये है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि ना ये जो मेन टॉपिक होते हैं ना ऊपर के, इनका चलता रहे। प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक जो होते हैं ना, ये इसके विजन के और इनसाइट की, इनकी ना ओवरऑल एक वीडियो बन जाएगी। 1-1.5-2 घंटे की एक वीडियो बन जाए, एक में सारे 50-60 टॉपिक कवर हो जाए। मेरा ये सजेशन है सबको। और उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये ऊपर वाली वीडियो की ना थोड़ी वीडियो शॉर्ट बनती है, और थोड़ा शॉर्ट वीडियो 30-40 मिनट की वीडियो आती है ना, तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। 1-1 घंटे की वीडियो बन जाती है ना, वो बड़ा लेंदी हो जाता है, लोग देखते नहीं उनको पूरा पूरा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आई विल स्टिल कीप दिस ओपन फॉर 2-3 मोर डेज। या फिर मुझे देख के बताओ थोड़ा, और थोड़ा आप लोग भी सोचो यार थोड़ा, कि प्रीलिम्स को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर दें मंथ एंड में। जब भी मंथली कंपाइलेशन आती है उसके लास्ट पेज पे ना सारे प्रीलिम्स लिखे होती है, प्रीलिम्स वाले जो फैक्ट्स होते हैं ना लिखे होते हैं एक ही साथ। तो मैं सोच रहा हूँ सबकी एक ही साथ वीडियो बना दूंगा, 1-1.5-2 घंटे के आसपास कुछ ही बनेगी, एक ही वीडियो में सारे के सारे निपट जाएंगे। तो क्यों हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, उसी को मल्टीपल टाइम देख लेंगे रादर देन डेली 15-15, 20-20 मिनट इस पर लगाने के। थोड़ा प्लीज़ इस पर कमेंट करना, बताना मुझे। और बाकी आज के टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा ने नॉमिनेट किए 15 एमपीज़। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई क्या होते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या होता है। चाइना ने एक कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ पास कर दिया है। यूएस के हाउस ने पास किया उइगुर राइट्स का बिल। ये चाइना के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि वो टारगेट करेंगे सोशल मीडिया को। आज के मैं प्रीलिम स्पेसिफिक करवा देता हूँ स्टिल, अभी जब तक सबका हाँ नहीं होता, कुछ 6-7 लोगों का मुझे नहीं मिलता अच्छे से रिव्यू, तब तक मैं इसको नहीं बंद करूँगा, ठीक है। और इंटर हामवे मिलिशिया क्या है देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेवलप किया 800 किलोमीटर का रोड, उसको हर्बल रोड का नाम दिया। अरे बड़ी अच्छी न्यूज़ लग रही है कोई, ये हर्बल रोड पहली बार सुना है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का किसको मिला है, और डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के बारे में बात की गई है। पहले ही टॉपिक्स हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि लोकसभा में नॉमिनेट किए 15 एमपीज़। ठीक है, देखते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर हैं, क्या नाम है उनका, ओम बिरला जी। और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना वो कोटा थी, ध्यान होना चाहिए आपको, जनरल अवेयरनेस के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। उन्होंने नॉमिनेट किए 15 एमपी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन लोकेशन से। किस लिए उनको एज एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट किया गया है, कहाँ नॉमिनेट किया गया है, डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर। क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन, लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं किसी स्टेट के अंदर, कि भाई कितना कौन सा एरिया आएगा, उसकी कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, ठीक है, कितने यहाँ से मेंबर होने चाहिए, वो सब उसकी बाउंड्री क्या सेट करेंगे, वो होता है डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और असिस्ट करेंगे इस पैनल को क्या करने में, रीड्रॉ करने में पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट्री लेवल की, ठीक है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये विधानसभा, ये विधान परिषद वगैरह ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। ये जो अपनी यूनियन टेरिटरी है ना, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी बात कर रहे हैं। असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएट मेंबर्स जो हैं ये कौन होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट फॉर विच द डीलिमिटेशन कमीशन इज सेट अप आर ड्रॉन इन एसोसिएट मेंबर्स टू हेल्प द पैनल इन टास्क, ठीक है। ये तो हो गया। इसका बैकग्राउंड क्या है, हाँ बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने 6 मार्च को कॉन्स्टिट्यूट किया था डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, ओके। तो एक बार हम नीचे पढ़ लेते हैं पहले डीलिमिटेशन क्या होता है। पहले इनको ये देखो, सीक्वेंस भी इनकी सही नहीं होती इनसाइट की, उन्हें थोड़ी शिकायत इन लोगों से। ऊपर जाएंगे हम लोग वापस, पहले ये देख लेते हैं डीलिमिटेशन का लिटरली मीनिंग। लिटरली मीनिंग क्या होता है कि बुक में इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या होता है। लिटर और वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग निकाले तो क्या बनता है, कभी कभी वर्ड कुछ होते हैं उनका सेंटेंस में मीनिंग कुछ बन जाता है। तो लिटरल मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स, किसी भी चीज़ की सीमा को तय करना,
बाउंड्री को तय करना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भारत के विभिन्न जो क्षेत्र है ना, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी एक स्टेट के अंदर जिनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जहाँ पे कानून बनाने वाली एक बॉडी है, ठीक है। लेजिस्लेचर वर्ड जहाँ आ रहा है वहाँ पे कानून बनाना, बिल बनाना, एक्ट बनाना, एमपी, पार्लियामेंट, मिनिस्टर, इनकी बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे आ रहा है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि वो इंसान एग्जीक्यूट कर रहा है। सॉफ्टवेयर की फाइल्स जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उनका सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसकी फाइल होती है .exe, एग्जीक्यूशन। जहाँ वर्ड एग्जीक्यूशन आ रहा है मतलब ये इंसान इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वो ऑफिसर होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है भैया? प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बहुत सारे केसेस में अपने जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये इनसे पता होना चाहिए आपको कि लेजिस्लेचर वर्ड की बात हो रही है, मतलब लेजिस वर्ड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर लेजिस लैंग्वेज लिखने से आता है, वो सब रिटर्न, वो सब बिल वगैरह। तो ये एक्सरसाइज को कैरी आउट कौन करता है? डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को, डिलिमिटेशन जो है वो अंडरटेक किया जाता है एक हाईली पावरफुल कमीशन होता है, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं वो हाई प्रोफाइल के होते हैं। फॉर्मली इसको बोलते हैं, दे आर फॉर्मली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन, दोनों ही नाम से आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर ऐसे जो दूसरा नेम होता है ना, ऑल्टरनेट नेम, उससे कंफ्यूज करके कोई ऑप्शन दे दिया जाता है। ये जो बॉडीज़ हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि इनके ऑर्डर जो हैं वो फोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको कोर्ट के अंदर अब चैलेंज कर भी नहीं सकते। इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो भैया ले लिया बस, इसलिए इसको पावरफुल कमेटी बोला गया है, पावरफुल कमीशन। सच कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन इंडिया, इससे पहले 4 बार किए जा चुके। कब कब? 1952 के अंदर, 1963 में, 1973 में और 2002 में, इससे पहले 4 बार हो चुके हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी कहीं अगर पूछ लिया स्टैटिक पार्ट तो लिख सकते हो। कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो एनफोर्स कर दिए जाते हैं एज पर द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति की ने डेट को स्पेसिफाई किया उसी दिन इस कमीशन के ऑर्डर जो हैं वो एनफोर्स किए जाएंगे। एनफोर्स मतलब लागू किए जाएंगे। कॉपी ऑफ दीज ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा और कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लोकसभा, वहाँ पर इस बिल की कॉपी, ये कमीशन की जो रिपोर्ट की कॉपी होती है वो प्लेस कर दी जाती है। रिपोर्ट कह रहा हूँ, ऑर्डर की कॉपी प्लेस कर दी जाती है। नो मॉडिफिकेशंस आर परमिटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? जी नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। क्या वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी नहीं, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, हम लोगों ने जो पार्ट छोड़ा था, जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हाँ, हम ये पढ़ रहे थे कि 6 मार्च को वो सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसको हेड कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, क्या नाम है उनका? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। क्या करेंगी? वो रीड्रॉ करेंगे लोकसभा और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज का। किसका? ये तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, 4 स्टेट्स हैं, यानी कि 5 लोकेशंस की बात की जा रही है। कमीशन क्या करेगा? कमीशन डीलिमिट कर देगा कॉन्स्टिट्यूंसीज को जम्मू और कश्मीर की। किसके हिसाब से? जो प्रोविजंस है ना जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिसेंटली डोमिसाइल वाले वीडियो के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, तो ये पता होना चाहिए आपको। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? लास्ट ईयर आया था 2019 में। किस डेट को प्रेसिडेंट ने साइन किया था? 9 अगस्त को साइन किया था। किस लिए था? इसको डीमोट किया दिया था स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। उसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2012, यानी कि यूटी का जो डिलिमिटेशन एक्ट होगा हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, लेकिन ये जो अपने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड है, इनको इस वाले प्रोविज़न में 2012 वाले प्रोविज़न में डिलिमिट किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होता है इस कमीशन का। एक तो हमें पता चलेगा कि इसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है सेंटर, ठीक है। और इसके 3 मेंबर्स होते हैं, एक सर्विंग होता है और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हमने इस बार कौन है? रंजना जी, ठीक है, उसको चेयरपर्सन भी बोलते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन, इनको नॉमिनेट करता है CEC, ठीक है। मतलब या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर जो CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके नॉमिनेट किया हुआ कोई इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है। और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब पता होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट जी क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि उनका मेन जो काम है वो तो वाइस प्रेसिडेंट का है। एक्स ऑफिशियो मतलब इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल ऑफिस दे दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑफिस बोलते हैं इसको बेसिकली, एक्स्ट्रा ऑफिशियो। वाई डिलिमिटेशन, वाई का आंसर बहुत ज़रूरी है। क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि भैया इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को। देखो एक मान लो ये स्टेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेट के अंदर ना हमको एक लोकसभा इतनी है, एक लोकसभा इतनी है, एक लोकसभा ऐसे लंबी है, एक लोकसभा ये पूरी की पूरी बड़ी है। तो मान लो 1 2 3 4 हम लोगों ने ये लोकसभा बना सकते हैं। यहाँ से एक एमपी उठता है, यहाँ से एक एमपी उठता है, यहाँ से एक एमपी उठता है, यहाँ से एक एमपी उठता है। तो जब रीड्रॉ की बात करेंगे तो हम क्या करने हम हर बार कोशिश ये करते हैं कि वी ब्रिंग इट क्लोज टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होता कि हर बार जब भी हम रीड्रॉ करते हैं तो हर बार क्लोज टू एकदम एग्जैक्ट डिवीजन हो जाता है, नहीं नहीं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लोज टू लेके आए। तो अब ये रीड्रॉ करना चाह रहा था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल एमपीज निकल के आए। ये क्या है, ये मोटिव होता है। फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डजंट हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन इलेक्शन। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया को आप बराबरी बांटना चाहते हो। फिर प्रिंसिपल फॉलो करते हो आप, 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट की एक कीमत, ये भी ध्यान रहे आपको। अब डिलिमिटेशन कैरी कैसे किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 82 जो है वो पार्लियामेंट का वो इनेक्ट करता है कि डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, हर जनगणना के बाद आप एक डिलिमिटेशन एक्ट के साथ चेक कर सकते हो कि भैया यहाँ पर इतने लोगों की पॉपुलेशन ऐसे ऐसे आई है, अब यहाँ पर हमको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जा सके। 170 के अंदर स्टेट्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो 2 आर्टिकल हमारे डिलिमिटेशन के तौर पर बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। कहीं इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है या फिर कहीं पूछा जा सकता है कि हाउ डिलिमिटेशन हैपन्स, तो उसमें लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए, अच्छी न्यूज़ है ये। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, एक बार जब कानून लागू हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट फिर सेटअप करती है डिलिमिटेशन का कमीशन। यानी कि ये जब एक्ट पास जाते हैं ना, ये जब फोर्स में आ जाते हैं, उसके बाद डिलिमिटेशन का कमीशन सेटअप किया जाता है। आ जाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर। प्रीवियस डिलिमिटेशन कमीशन, उनके पावर फंक्शन, ठीक है प्रीवियस तो कर ही लिए हम लोगों ने। पावर एंड फंक्शन इसके बहुत लंबा हो जाएगा यार, एक एक का चारों के पावर बताना, तो ये तो सेपरेट में पढ़ना पड़ेगा हमको, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। कॉम्पोजिशन कमीशन की हम लोगों ने बात कर ली, रिटायर जज होते हैं, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर वगैरह होते हैं वो। हु कैन सेटअप, सेंटर कैन सेटअप। आर चेंजेस अलाउड इन फाइनल ऑर्डर्स, नो भैया, नो चेंजेस आर परमिटेड। विच आर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड, आर्टिकल नंबर हमने अभी भी पढ़े थे ना 82 और 70, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी दिनों के बाद कुछ डिफरेंट सा टॉपिक दिखा दिया, वरना मुझे तो चाइना और यूएस से बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। जब देखो जो चाइना, हांगकॉन्ग, यूएस से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, नया टॉपिक है, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तब से जब से इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट्स जब यूएसए को भेजनी स्टार्ट की थी, यूएसए ने बोला था, इंडिया से रिक्वेस्ट की थी, तब से एपीआई सडनली लाइमलाइट में आ गया था। तो आज हम जान लेते हैं कि एपीआई क्या होता है। इसको बोलते हैं, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट समझ रहे हो ना, एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, मसाले होते हैं, सब्जी बनानी तो सब्जियां होती हैं, कुछ और बनाना तो जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डलता है उसको बनाने के लिए। तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वो भी एक्टिव वाले। ठीक है, जो एक्सपोर्ट है, अच्छा न्यूज़ में फ़िलहाल ही क्यों दिया इन्होंने न्यूज़ में, तो वो है क्योंकि इंडिया ने इसका जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था ना एक्सपोर्ट लिस्ट के ऊपर, उसमें पैरासीटामोल के एपीआई के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन था। अब वो एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। पैरासीटामोल का शॉर्टकट होता है पीसीएम। मेडिकल स्टोर पर जाके बोल दो कि पीसीएम की टैबलेट दे दो तो वो समझ जाते हैं। 40% जो पैरासीटामोल के एपीआई होते हैं वो कंट्री में ही कंज्यूम हो जाते हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही, वाइल द रेस्ट इज़ मेंट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि 60% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब एपीआई क्या होता है वो बोलना चाह रहे। देखो भैया, हर जो मेडिसिन होती है ना उसके 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ध्यान रहे, हर एक मेडिसिन के 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला होता है केमिकली एक्टिव एपीआई, ठीक है, और केमिकली इनएक्टिव एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स केमिकली इनएक्टिव होते हैं। बेसिकली एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, ये एडिशनल एक सब्सटेंस होता है, एडिशनल सब्सटेंस जो उसमें बल्कीनेस लेके आता है, ठीक है, उसमें बायो अवेलेबिलिटी लेके आता है, मेडिसिन की डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज उसमें लेके आता है, ये होता है एक्सीपिएंट्स। विच इज सब्सटेंस दैट डिलीवर्स द इफेक्ट ऑफ एपीआई टू वन सिस्टम। एक्चुअल में एक्सीपिएंट्स ही होता है जो एपीआई का इफेक्ट जो होता है ना एक बॉडी की, किसी की बॉडी के अंदर, वो डिलीवर करता है। एपीआई केमिकल कंपाउंड होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसी भी फिनिश्ड मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ए फिनिश्ड मेडिसिन, एपीआई। इन ए मेडिसिन एपीआई प्रोड्यूस करता है इंटेंडेड इफेक्ट्स टू क्योर द डिजीज।
इंटेंडेड मतलब जिस मंशा से उसको बनाया गया है उसी का क्योर देता है डिजीज़ को। फॉर इंस्टेंस पैरासीटामोल इज API फॉर क्रॉसिन एंड इट्स द API पैरासीटामोल दैट गिव्स रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक एंड फीवर। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज है। फिर होता है एक होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज मल्टीपल APIs, वाइल जो सिंगल डोज ड्रग्स होती हैं जैसे क्रोसिन वो सिर्फ एक API यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? फिक्स डोज जो होता है उसमें मल्टीपल API होती है और जो सिंगल डोज होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक API होती है। अब API मैन्युफैक्चर कैसे होती है ये भी जान लेते हैं हम लोग। API जो होता है वो एक रिएक्शन से नहीं बनता फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, रादर इट बिकम्स एन API बाय सेवरल केमिकल कंपाउंड। बहुत सारे बहुतेरे केमिकल कंपाउंड के बाद ही API निकल के आता है, सिंगल रिएक्शन से नहीं होता। प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शन में बन सकता है कि क्या API सिंगल रिएक्शन से बनता है, नहीं, गलत, सेवरल केमिकल कंपाउंड से बनता है। ऐसे ही बनते हैं ऑप्शन भाई प्रीलिम्स के अंदर। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि कैसे ऑप्शन बनते हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ वैसा बनता है तो उनको पता है कि बनता है कि नहीं बनता। जो केमिकल कंपाउंड ना विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग API फ्रॉम रॉ मटेरियल उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। किसको बोलते हैं इंटरमीडिएट? वो केमिकल कंपाउंड जो अभी प्रोसेस में है, जिसको जो API बनेगा रॉ मटेरियल से, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो चीज़ जो प्रोसेस में है अभी, इंटरमीडिएट। देर आर सम API दैट पास थ्रू 1/10 kinds of intermediates in a process when it changes from being a raw material into an API। कुछ 10 तरह के कुछ इंटरमीडिएट प्रोसेस से निकलता है तब जाकर वो API बनता है। जो लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इज कंटिन्यूड अंटिल द प्योरीफाइड एंड रीच इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है ना, ये जब तक चल रहा होता है कि जब तक हमको एकदम प्योर मेडिसिन ना मिल जाए या फिर जिसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी ना हो। फिर इंडिया के कंसर्न क्या है अभी लेकर, और कोविड-19 ने कैसे इस पैंडमिक के दौरान अफेक्ट किया है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। इंपोर्ट तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करते, हम लोग API इंपोर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट मेडिसिन वाला API होता है। डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन टू सेवरल कंट्रीज, देखो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर APIs। हाँ, इवन जो हमारा हाइड्रोक्लोरोक्विन है ना, HCQ, उसके लिए भी हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका API हम लोग चाइना से लेते हैं। 2018-19 का फिस्कल जो था उसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था लोकसभा को कि कंट्री का जो ड्रग मेकर्स हैं उन्होंने इंपोर्ट किए बल्क में ड्रग्स और इंटरमीडिएट, जिसका अमाउंट कितना बन रहा था, $2.4 बिलियन फ्रॉम चाइना। तो 2018-19 में हम लोगों ने चाइना से इतना सारा इंपोर्ट किया था। बट विद इन फ्रीक्वेंट लॉकडाउन ड्यू टू द डेडली कोरोना वायरस आउटब्रेक, सप्लाईज जो है रॉ मटेरियल्स की चाइना से इस ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि HIV को ट्रीट करते हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं, एपिलेप्सी को, मलेरिया को, और जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स होते हैं, विटामिन पिल्स होते हैं, आर लाइकली टू बी हिट, यानी कि उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर भी उसके इंपोर्ट का। हाउ इंडिया लॉस्ट इट्स API मार्केट टू चाइना, ऐसा कैसे हुआ कि इंडिया को API का मार्केट जो था वो चाइना को हारना पड़ा। 90 के जो दशकों में, 90 के अर्लियर ईयर्स के अंदर हम लोग जो थे वो सेल्फ रिलायंट थे कि हम लोग API को मैन्युफैक्चर करें। फिर होता क्या है, फिर भैया चाइनीज़ आ जाते हैं, वो अपनी मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, चीप लेवल के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और उनको इकोनॉमीज़ को, दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डंप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीप प्राइस में बेचते हैं और वो मास लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया क्योंकि पता चलता है कि चाइना वाला जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। चाइना ने एक लो कॉस्ट API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट की, ठीक है। इंडस्ट्री को बैक किसने किया, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोड बाय एग्रेसिव गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल्स। देखो यानी कि सरकार ने ऐसी कंपनीज को फंडिंग की थी, टैक्स इंसेंटिव स्पेशली दिए गए इनको, ठीक है। उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थी 1/4 है इंडिया की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से, ठीक है। इवन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इन चाइना इज 6-7% अगेंस्ट इंडिया 13 से 14%। फाइनेंस की कॉस्ट जो चाइना को लगती है वो 6 से 7% की लगती है, इंडिया को वही चीज़ उसके लगभग दुगने रेट में 13 से 14% लग जाती है। इसलिए ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नॉन ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री, नॉन ल्यूक्रेटिव मतलब नॉन प्रोड्यूसिंग, नॉन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा कंपनीज ने ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया API को। ये देखो भैया, ये होता है मार्केट को डंप करना। जब आप सस्ता सामान और मास लेवल के ऊपर लेके आते, पहली बात आप जब मास प्रोडक्शन करते हो ना तो आपको सस्ता करना पड़ जाता है क्योंकि आप सस्ते में भी उतना ही कमा लेते हो, ये फ़ायदा होता है मास प्रोडक्शन का। फिर आप
सस्ती चीज़ें जब मार्केट में बेचते हो तो महंगी चीज़ों की वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होती चली जाती है। नॉट एवरीबडी विल देन गो, देन पीपल प्रेफर कि ब्रांड क्या है, अगर ब्रांड अच्छा तो ही वो महंगी चीज़ पे जाएंगे, वरना महंगी चीज़ पे नहीं जाएंगे। फिर लोग महंगी चीज़ की जगह सस्ती चीज़ खरीदने लग जाते हैं। अब वो कंपनी जो थी पहले वाली, जैसे इंडिया में जो थी, उसका सामान ही बिकना बंद हो गया, तो भैया कंपनीज ही बंद हो गई, उनको मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करना पड़ा। आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर। एपीआई क्या होता है, पढ़ लिया। इंटरमीडिएट क्या होता है, पढ़ लिया। एपीआई फिक्स डोज में सिंगल डोज में क्या होता है, पढ़ लिया। कंपेयर करना है इंडिया का एपीआई प्रोडक्शन चाइना के साथ, कर लिया। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं मेडिसिन के, मैंने बताया ना, उसमें बल्कीनेस लेके आते हैं, डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज, बायो अवेलेबिलिटी वगैरह, एडिशनल सब्सटेंस होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। वाह, ये तो भी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, काफ़ी डेंजरस साउंड करता है वैसे ये। देखो, एक होता है स्वाइन फ्लू और एक होता है स्वाइन फीवर। ये है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये फिलहाल फैल रहा है इसलिए ये न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वाइन फ्लू में और स्वाइन फीवर में ना दोनों में डिफरेंस होता है। स्वाइन जब भी वर्ड आए तो समझ जाना पिग की बात की जा रही है, सुअर की बात की जा रही है। ऑलराइट, तो साइटिंग स्वाइन फीवर चाइना बैन्स पोर्क इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। पोर्क किसको बोलते हैं, जो ये पिग का जो मीट होता है ना, इसको पोर्क बोला जाता है। तो चाइना ने इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया पोर्क, क्योंकि स्वाइन फीवर का डर है इसलिए। बैकग्राउंड के एएसएफ, एएसएफ की फुल फॉर्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, हैज बीन सीन इन अदर एशियन कंट्रीज एज वेल। अदर एशियन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम में देखा गया है, चाइना में देखा गया है, और इधर फिलीपींस की साइड देखा गया है, नीचे लाओस वगैरह की साइड भी देखा गया है। Most recently, Philippines had to cull more than 7,000 pigs to arrest the spread. Arrest the spread का मतलब होता है उसे काबू में करना, और कल का मतलब होता है बेसिकली आप एक लार्ज अमाउंट के अंदर एनिमल्स को जब किल करते हो ना, सो दैट उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो एक्सटेंड ना हो। ठीक है, उसके लिए कल वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन सेम चीज जब आपको इन्फेक्शन भी रोकना होता है तो भी आपको लार्ज अमाउंट में एनिमल्स की किलिंग करनी पड़ती है, उसको कल यूज किया जाता है उसके लिए वर्ड। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, एएसएफ एक हाईली कंटेजियस और फेटल एनिमल डिजीज है। पहली बात तो ये एनिमल डिजीज है, ह्यूमन बींग्स के साथ इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। ठीक है, कंटेजियस मतलब स्प्रेड हो जाती है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड हो जाती है। फेटल का मतलब होता है डेथली है, किलिंग है। ठीक है, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर ऑलमोस्ट 100% फेटल है। जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि जैसे इंडिया के अंदर 1 लाख केसेस थे ना, तो उस टाइम 3000 के आसपास डेथ थी। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या हो गया, 3%, यानी कि 100 में से 3 लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन जब हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 100% फेटल, यानी कि 100%, अगर किसी को हो जाता है किसी एनिमल को तो उसकी डेथ होनी ही होनी है। फिर ये डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों को ही इम्पैक्ट करता है, टिपिकली रिजल्टिंग इन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर क्या होता है ना, एक वो होता है लार्ज अमाउंट में ना ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, डैमेज जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना वहाँ से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उसी के कारण एक फीवर हो जाता है, उसको हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। तो ये फीवर भी हो जाता है उस पिग को। पहली बार ये डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका के अंदर 1920s के अंदर, काफ़ी पुराना है ये। और स्वाइन फ्लू कब डिटेक्ट किया गया था, स्वाइन फ्लू 2009 में डिटेक्ट किया गया था। स्वाइन फ्लू जो था ना वो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो गया था, वायरस था। मोर्टेलिटी रेट जो है 100% के आसपास है, और इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। देयर हैज़ बीन नो क्योर ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सिंस 1920। ओनली वे टू स्टॉप इट स्प्रेडिंग इज बाय कलिंग द एनिमल्स, यानी कि जब एनिमल्स को तो आप सोशल डिस्टेंस तो आप कैसे कर पाओगे उसके अंदर, एनिमल्स में करना जरूरी है, लेकिन बट यू स्टार्ट किलिंग द एनिमल दैट इज इन्फेक्टेड, यू स्टार्ट किलिंग देम इन लार्ज अमाउंट सो दैट द वायरस डाइज विद द डेथ ऑफ द एनिमल। ASF is not a threat to human beings since it only spreads from animal to other animals till now लिखना चाहिए यहाँ पे, वैसे तो टिल नाउ अभी तक नहीं है, क्योंकि स्वाइन फीवर कैसे अभी तक नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू जब आ गया था 2009 में एनिमल से ह्यूमन में, तो देयर इज अ चांस कि ये स्वाइन फीवर जो है ये भी स्प्रेड होके आ सकता है। तो एफएओ ने क्या बोला, एफएओ आपको पता होना चाहिए कि यूएन की एक एजेंसी है। इन्होंने बोला कि एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल फॉर ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड हैज प्लेस्ड ऑल द कंट्रीज इन द रीजन इन डेंजर। ट्रांस बाउंड्री का मतलब, ट्रांस का मतलब था चेंज, मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जब इसकी मूवमेंट देखी गई ना स्प्रेड होने की, तो उसके कारण बहुत सारे जो रीजन्स है ना, कंट्रीज है, वो डेंजर में आ गए हैं। और इसके कारण हैज रेज द स्पेक्टर ऑफ एएसएफ वंस मोर एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। एक बार दोबारा एएसएफ अफ्रीका से एस्केप कर गया है। ये डिजीज है ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड इनकम। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी पिग्स वगैरह करता है तो हाउस होल्ड भी होता है, क्योंकि लोग इनको पालते हैं और कहीं ना कहीं ये फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट में वर्ल्ड वाइड। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो उठ ही जाता है।
हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिफरेंस बिटवीन स्वाइन फीवर एंड स्वाइन फ्लू। देखो स्वाइन फीवर तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। स्वाइन फ्लू का कोई क्योर है? जी नहीं, कोई क्योर नहीं है। लेकिन स्वाइन फ्लू का कोई क्योर है? नहीं, स्वाइन फ्लू का कोई क्योर नहीं है। लेकिन स्वाइन फ्लू में देखा गया था कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो है ना उसके ऑलरेडी इम्यून है, और एक बार जिसको हो जाता है उसके बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो उसकी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो इम्यूनिटी ज़्यादा है स्वाइन फ्लू की, स्वाइन फीवर की कोई इम्यूनिटी नहीं है, 100% फेटल है ये, ठीक है। दूसरा, स्वाइन फ्लू जो है वो रेस्पिरेटरी एक इशू बन जाता है हमारा, और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। 2009 में ये पहली बार देखा गया था, और स्वाइन फीवर जो है ये 1920 से देखा गया। कैन स्वाइन फीवर अफेक्ट ह्यूमंस? नो। इज इट अ वायरल डिजीज? यस। वेयर वाज इट फर्स्ट डिस्कवर्ड? अफ्रीका इन 1920। ASF। विच कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस इन 2020? 2020 की बात करते हैं तो चाइना है, वियतनाम है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसके बाद जॉर्जिया, रशिया, आर्मानिया, यूक्रेन, अजरबैजान वगैरह, इन सब कंट्रीज में ये स्प्रेड हो चुका है अभी तक ASF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट दिस? नो, नॉट येट। देयर हैज बीन नो क्योर, नो वैक्सीन अवेलेबल। नेक्स्ट वी हैव चाइना पासेस कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ। चाइना ने कंट्रोवर्शियल जो हांगकांग का कानून था जिसके ऊपर बात की जा रही थी ना, नेशनल सिक्योरिटी लॉ का, 2-3 दिन से हम लोग बात कर रहे थे, वो चाइना ने पास कर दिया है। तो एक नया लेजिस्लेशन है, नया कानून है हांगकांग के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम बीजिंग को पावर मिल जाएगी कि वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी लॉज जो हैं, जो कि स्पेशली इनके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए, जो कि हांगकांग और मकाऊ दो हैं, तो उसके लिए अब चाइना के पास पावर है कि वो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना सकते हैं। लॉ जो है क्या करे, किया कहाँ पर होगा? जो हांगकांग का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बेसिक लॉ भी बोलते हैं, उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। और टू द टेरिटरी टू एनफोर्स मेजर टू बी डिसाइडेड बाय द NPC स्टैंडिंग कमेटी। NPC क्या होता है? NPC होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। ये वाला पॉइंट ना ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार दोबारा अच्छे से समझाता हूँ। लॉ विल बी एडिड टू दी हांगकांग्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक लॉ। उनका जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इस कानून को, ये जो नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ है ना, ये ऐड किया जाएगा। टू रिक्वायर द टेरिटरी टू एनफोर्स मेजर्स टू बी डिसाइडेड बाय NPC स्टैंडिंग कमेटी, अ स्मॉल बॉडी कंट्रोल्ड बाय गवर्निंग पार्टी दैट हैंडल्स मोस्ट लेजिस्लेटिव वर्क। देखो NPC क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, जो उस टेरिटरी के लिए उस लॉ को एनफोर्स करेगी हांगकांग के अंदर, ठीक है। और NPC की स्टैंडिंग कमेटी क्या है? एक स्मॉल बॉडी है जिसको गवर्नमेंट की पार्टी कंट्रोल करती है, जो वहाँ का लेजिस्लेटिव वर्क देखती है, मोस्टली लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी काम देखती है। NPC की स्टैंडिंग कमेटी जो वहाँ पर कानूनी काम देखती है, वो इस लॉ को वहाँ पर एनफोर्स करेगी। आ गया समझ में? आ गया होगा बिल्कुल, मुझे लगता है। मैप आप लोगों पहले भी देख चुके हो, हांगकांग ये चाइना पूरा का पूरा, ये नीचे छोटा सा हांगकांग, उसी को अगर एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से हांगकांग बनता है हमारा। यहाँ पर नीचे छोटा सा चाइना के नीचे की तरफ मकाऊ आता है, ठीक है। डिटेल में जाते हैं अब हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया है। ये जो लॉ है इसको बोलते हैं, इसका लॉ का नाम कितना बड़ा है देखना, NPC डिसीजन ऑन एस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। लॉ को ये बोला जाता है, इतना बड़ा नाम है इस कानून का, ठीक है। इट एसेंशियली एम्पावर करता है NPC को, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को, कि वो नेशनल सिक्योरिटी के नए कानून बनाए। अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस बनाएगी वहाँ पर कानून, ठीक है, जो कि बीजिंग की पावर के अंडर आ जाएगा। बीजिंग ने ऊपर का एक वो एक्सेस दे दिया है, बीजिंग ने ये अपने पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया कि वो हांगकांग के लिए लॉ बनाएंगे। अब उन्होंने NPC को ऑर्डर दिया है कि अब आप कानून बनाओ और हम उसको एनफोर्स करवाएंगे। हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे, आप कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। स्कोप ऑफ द लॉज कुड कवर एनी एक्टिविटी दैट सीरियसली एंडेंजर्स नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लेकर कोई भी बात अगर होगी, कोई भी चीज़ को सीरियसली डेंजर में डालती होगी, वो सारी की सारी इस लॉ के अंडर कवर हो जाएंगी। इसका एम है कि वो इनेबल करेंगे मेजर्स टू काउंटर, लॉफुली प्रिवेंट करेंगे, स्टॉप करेंगे, पनिश करेंगे फॉरेनर्स को और ओवरसी फोर्सेस को, यूज़ करेंगे हांगकांग को, कि फोर्सेस जो यूज़ करती हैं हांगकांग को सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है। और सबवर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देने वाली बात, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेटिव यानी घुसपैठ वाली कोई बात और कोई डिस्ट्रक्शन वाली कोई एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी की सारी इस लॉ के अंडर आ जाएंगी। व्हाट इज़ नेक्स्ट? इसके बाद क्या होता है? नाउ अप्रूव्ड, अब अप्रूव हो चुका है, तो NPC की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, वो अब कानून बनाएगी, ठीक है, जिसमें तकरीबन 2 महीने लग सकते हैं। फिर ये इम्प्लीमेंट होगा अपॉन द प्रोमलगेशन बाय हांगकांग गवर्नमेंट। प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऑफिशियली इफेक्ट में लेके आना, ठीक है। फिर हांगकांग की गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली इफेक्ट में लेके आएगी, बाईपासिंग सिटीज़ लेजिस्लेचर वाया अ रेयरली इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकडोर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चाइना ने एक
मेथड यूज़ किया, एक बैकडोर यूज़ किया है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जिसमें सिटी का जो लेजिस्लेचर होता है, सिटी की जो कानून की व्यवस्था होती है, उनकी विदाउट परमिशन और विदाउट कंसल्टेशन के थ्रू ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। एक बैकडोर उन्होंने यूज़ किया। लॉ जो है ड्रास्टिकली बीजिंग की पावर को इंक्रीज़ कर देगा हांगकांग के अंदर, जो कि लास्ट ईयर वाज रॉयल्ड बाय एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। रॉयल्ड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, ठीक है। लास्ट ईयर बीजिंग के अगेंस्ट जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे ना हांगकांग के अंदर, उसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट बहुत इरिटेट हो गई थी, लेकिन अब इस कानून के बाद बीजिंग की पावर बढ़ जाएगी। और हाँ, यही था। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? फॉर अ ग्रेटर डेमोक्रेसी, एक बेहतर लोकतंत्र की डिमांड की जा रही थी, और चाइना से फुल ऑटोनॉमी लेने की बात की जा रही थी। अब इशू क्या है? ये जो एक्ट है इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये वन कंट्री और टू सिस्टम का जो मॉडल है उसके अगेंस्ट है। ये मैं आपको बताता हूँ, वन सिस्टम टू कंट्री का क्या मॉडल होता है, सॉरी वन कंट्री टू सिस्टम का। चाइना और हांगकांग एक ही कंट्री मानी जाएगी, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर दो तरह के सिस्टम चलेंगे। चाइना में चलती है मोनार्की, ठीक है, प्रेसिडेंशियलशिप, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो, कम्युनिज्म भी कह सकते हो उसको। और हांगकांग के अंदर चलती है डेमोक्रेसी, क्योंकि हांगकांग जो था ना एक टाइम में ब्रिटिशर्स के अंडर था बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ के लोगों ने उन्हीं का एक जो लाइफस्टाइल था वो सब अपना लिया, तो उसमें डेमोक्रेसी, इन्होंने डेमोक्रेसी अपना रखी है। लेकिन इसकी डेमोक्रेसी इंटरनली फ्री है, लेकिन ऊपर से उसको ऑर्डर भी चाइना ही के देता है। तो ये वन कंट्री टू सिस्टम का मॉडल जो था ये 1997 से चल रहा था। हांगकांग को गवर्न करता है उनका बेसिक लॉ, जो कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है उसका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर है। उसमें फाइनल एडजुडिकेशन भी वहीं पर है। ओनली मैटर ऑफ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? चाइना। तो हांगकांग का फॉरेन अफेयर्स और उनका डिफेंस चाइना के अंडर में है। बेसिकली अगर कहें तो हम जैसे जम्मू कश्मीर में भी यही था ना, हम लोग डिफेंस और कम्युनिकेशन और क्या कहते हैं ये फॉरेन अफेयर्स और एक दो छोटे मोटे डिपार्टमेंट और थे, शायद पोस्ट वगैरह था, पोस्टल सर्विस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी। बाकी सारा का सारा जम्मू कश्मीर का अपना खुद का स्टेटस था। तो जम्मू कश्मीर के कोई लोग, पाकिस्तान बोल रहा था जम्मू कश्मीर हमारा है, हम लोग बोलते हमारा है कश्मीर, तो हम लोग ने 370 हटा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ पर। अब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं वैसे। इंटरनेशनल कंडेमनेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निंदा क्या की जा रही है इस बात की। दिस मूव हैज़ बीन दिस मूव इज़ बीइंग सीन एज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ चाइनाज इंटरनेशनल कमिटमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज कौन से यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली बात है चाइना ने एक वॉयलेट तो किया ये इंटरनेशनल अपनी कमिटमेंट को। यूएस और उसके अलाइज जो है एक्सट्रीमली कंसर्न है इस एक्शन के लिए। विल एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ख़राब कर देना। द एग्जिस्टिंग डीप डिविजन्स इन हांगकांग सोसाइटी, हांगकांग की सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी जो डिविजन्स थे ना उन सबको और ज़्यादा ख़राब कर देगा। यूएस ने तो ऑलरेडी रिवोक कर लिया अपना स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस जो कि हांगकांग को दिया जाता है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्या होता है स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है हांगकांग की दिखा दिया मैंने आपको, ये ईस्ट साइड में पड़ता है चाइना के। एक कंट्री दो सिस्टम रूल मैंने आपको बता दिया है। और रिलेशनशिप बिटवीन मकाऊ एंड चाइना, मकाऊ को चाइना ने पोर्तुगीज से लिया था, जैसे हांगकांग को वापस लिया था, एक्चुअली लिया नहीं था, वापस लिया था अपना। तो उन्होंने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था, कभी किसी टाइम में इनको इन्वेड करके एनेक्स कर लिया था, फिर चाइना ने बाद में इनको वापस ले लिया था। तो जैसे अपना हांगकांग जो है वो ब्रिटिशर से लिया था, उसी तरीके से मकाऊ जो है पोर्तुगीज से लिया था। वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल, ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं यार। इसके बाद हमारे पास है यूएस हाउस पासेस उइगुर, इसके प्रोनाउंसिएशन में हर बार मैं अटक जाता हूँ, उइगुर राइट्स बिल, ठीक है। तो यूएस वालों ने उइगर एक राइट्स के लिए बिल पास कर दिया है इन मुस्लिम्स के लिए। चाइना के अंदर ना एक माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये यूएस ने बोला कि भैया आप लोगों में से चाइनीज़ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं ना, जो भी वहाँ पर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उन सब के ऊपर हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने लेजिस्लेशन में अपना एक कानून पास किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अब उस बिल को व्हाइट हाउस भेज दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वीटो पावर के थ्रू, या फिर वो उसको कानून के लिए साइन कर देंगे। डिटेल क्या है, इस बिल में लिखा हुआ है कि वो चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो इनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, इनको सप्रेशन करते हैं ना, और इनको कैंप्स में बंद रख के और इनका ट्रांसफॉर्म कराते हैं। बेसिकली वो कन्वर्जन कर रहे हैं इन उइगर मुस्लिम्स को चाइनीज़ कम्युनिटी के अंदर वापस लाने के लिए, और उनका कन्वर्जन चलता रहता है। उनको कैंप्स के अंदर, डिटेन्ड कैंप्स में रहते हैं, मिलियंस, लाखों की तादाद में है ये, ठीक है। तो यूएस ने बोला कि भाई अभी जो लोग ये सब कर रहे हैं ना उन सब के ऊपर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे अब। इट सिंगल्स आउट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी चेन क्वांगवो कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोस ह्यूमन राइट वॉयलेशन अगेंस्ट देम। एक इंसान को उन्होंने स्पेशली नोटिफाई किया है कि भाई ये इंसान है कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जो है, ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज वॉयलेशंस। Bill also calls for US firms opening in Xinjiang region to ensure their products do not include parts in using forced labor.
बिल ऑल्सो कॉल्स ऑन यूएस फर्म्स, इस बिल ने यूएस फर्म्स को भी जो ऑपरेट कर रहे हैं ना शिनजियांग रीजन में, कि वो इंश्योर करें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अंदर ऐसा कोई फोर्स लेबर वाला पार्ट यूज़ ना किया जा रहा हो, कुछ भी चीज़ फोर्स ना की जा रही हो। तो उस बिल के अंदर ये भी लिखा है यूएस ने अपने लोगों के लिए। अभी उइगर मुस्लिम क्या होते हैं, ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न शिनजियांग प्रोविंस में है। ये देखो ये मैप दिख रहा है ना आपको, ऊपर रशिया है, यहाँ मंगोलिया है, यहाँ चाइना है, इस तरफ को हमारा पैसिफिक सी है, ये शिनजियांग है, ये कजाकिस्तान है, यहीं पर हमारा इंडिया आ जाता है इधर को। तो कौन से प्रोविंस में, शिनजियांग प्रोविंस में है। वो क्लेम करते हैं कि वो उनके एथनिक टाइज जो हैं वो टर्की के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हैं रादर देन चाइना, बाय ब्रूट एंड बाय ब्रूटल एंड बाय फोर्स। चाइना टारगेट क्यों कर रहा है उइगुर्स को? शिनजियांग जो है टेक्निकली एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर ही, उसका जो एक लार्जेस्ट रीजन जो है वो वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो बॉर्डर शेयर करता है 8 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, रशिया और अफगानिस्तान भी है। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ दशकों की बात करें तो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है ना हैज़ कम टू शिनजियांग। ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी समझते हो, अर्थव्यवस्था की समृद्धि, मतलब पैसा वैसा थोड़ा ज़्यादा आ गया वहाँ पर। सो इट हैज़ ब्रॉट विद इन ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी हन चाइनीज़। उसी कारण जब वहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ गई, इकोनॉमी बढ़ गई, तो हन चाइनीज़ भी उस तरफ को आ गए, हु हैव कॉर्डिनेट दी बेटर जॉब्स, उनको बेटर जॉब्स मिल गई है। और उइगिर्स जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी है ना अब वो थ्रेट में है, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है हन चाइनीज़ वगैरह वहाँ पे आ जाएंगे तो दूसरी कम्युनिटी को तो वो लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि चाइना में तो कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा। तो इसी के कारण स्पोरेडिक वायलेंस हुआ है 2009 में, कल्मिनेटिंग अ राइट दैट किल्ड 200 पीपल मोस्टली हन चाइनीज इन द रीजन्स कैपिटल उरुमकी एंड मैनी अदर वायलेंट इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस सिंस देन। स्पोरेडिक वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझो पहले तो आप। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट डन और दैट हैपन्स रेगुलरली। तो 2009 के अंदर इसी तरीके से एक वायलेंस हो गया था जिसमें रॉयट के अंदर अराउंड 200 लोग मर गए थे, इसमें मोस्टली हन चाइनीज़ थे। और कहाँ पर हुआ था, वहाँ की जो कैपिटल है ना उरुमकी, वहाँ पर। एंड मोर अदर वायलेंट इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस सिंस देन, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हिंसक मामले सामने आए हैं। बीजिंग ये भी बोलता है, बीजिंग ऑल्सो सेज उइगर ग्रुप्स वांट टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट। बीजिंग बोलता है कि भैया ये उइगर वाले जो हैं ये अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ उइगर्स कल्चरल टाइज टू द नेबर्स लीडर्स फियर दैट एलिमेंट्स इन प्लेसेस लाइक चाइनीज मे बैक अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन शिनजियांग। इनके जो कल्चरल टाइज है, देखो वो लोग मुस्लिम हैं तो आसपास का जो रीजन है वहाँ पर पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इनको डर है कि भैया पाकिस्तान वाले इनके सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट ना करते शिनजियांग में, इसलिए ये लोग इनको कैंप में डिटेन करके और इनका ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन करते रहते हैं। इसलिए चाइनीज़ की पॉलिसी बोलती है कि टू हैव बीन वन ट्रीटिंग द एंटायर कम्युनिटी एज सस्पेक्ट एंड लॉन्चिंग अ सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट टू चिप अवे एट एवरी मार्कर ऑफ डिस्टिंक्ट उइगर आइडेंटिटी। इसी कारण ये इनको कंप्लीट सस्पेक्ट की तरह देखते हैं, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक सस्पेक्ट की तरह देखते हैं, और इसी कारण ये लोग इनकी एक डिस्टिंक्ट उइगर आइडेंटिटी को मार्क करके रखते हैं। हाँ ये तो है ही, करेंगे भाई। उइगुर्स क्या होते हैं, शिनजियांग कहाँ पे है, हन चाइनीज़ क्या होते हैं। हन चाइनीज़ देख लेते हैं। देखो चाइना के अंदर ना ऑलमोस्ट 92% जो लोग हैं वो हन चाइनीज़ ही हैं चाइना के अंदर, और वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका 18% ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का पार्ट बनाते हैं। शॉर्टकट याद करने का बताऊँ, 92% चाइना का, 18% वर्ल्ड का, 92 प्लस 18 100% हो गया, ये ऐसे याद हो जाएगा। 92% चाइना के हन हैं और वर्ल्ड के 18% क्या हैं, हन पीपल हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स हन पीपल का है, तो टोटल मिलके बन गया 100%। प्लस ये लोग कौन सा वो कल्चर फॉलो करते हैं, बेसिकली कन्फ्यूशियज़म या फिर टाओइज़म और बुद्धिज़्म, ये सारे जो कल्चर है ना इनको ये रिलीजन से इनको ये फॉलो करते हैं। ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद हम लोग फैक्ट फॉर प्रीलिम्स करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया है टारगेटिंग सोशल मीडिया। क्या है ये ऑर्डर और क्यों साइन किया है इस टाइम के ऊपर, तो उसके लिए पहले ये वाला इशू जानो, ठीक है। यार इनकी सीक्वेंस हमेशा उल्टी क्यों होती है, आई डोंट नो। तो इशू ये है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर कोई ट्वीट किया था, और उस ट्वीट को फिर इसने ट्विटर ने अपेंड कर दिया फैक्ट चेकर के साथ। अपेंड मतलब ऐड कर दिया। फैक्ट चेकर क्या करता है, फैक्ट चेक करता है कि आपने जो लिखा है वो सही भी है या नहीं है। इसी बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो अब मैं तो कोई ना कोई सोशल मीडिया का लॉ लेके आऊँगा। यही डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत होती है फटाफट वो लॉ पास करा देते हैं। तो हुआ क्या है, उन्होंने बोला है कि भैया देखो यार एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स होती है ना इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड मिली हुई है यूएस के कुछ कानून के मुताबिक। यानी कि अगर मैं सपोज़ मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर कुछ पोस्ट करता हूँ, और अगर फेसबुक को लगता है कि वो मैंने ठीक से पोस्ट नहीं किया, तो फेसबुक उसको रिमूव कर सकता है, और मैं इस बात के खिलाफ फेसबुक को सू नहीं कर सकता।
सू करने का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सूइंग सोशल मीडिया। मैं फेसबुक को सू नहीं कर सकता, क्योंकि सू करने का मतलब होता है कि मैं फेसबुक को बोलूँ कि भाई इन्होंने मेरा कंटेंट हटा दिया जो कि गलत नहीं था, सही था, और मेरे को अब इसके खिलाफ कोर्ट में जाना है, कार्रवाई करूँगा और मुझे इससे पैसे चाहिए। ये सूइंग का राइट मुझे है ही नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन सोशल मीडिया वेबसाइट को मिली हुई है। ट्रम्प साहब ने बोला कि भैया ऐसा ही मैं एक लॉ पास करूँगा जो कि आपकी इस प्रोटेक्शन को ही टारगेट करेगा, आपके ऊपर जो शील्ड लगा हुआ है ना, इसी को टारगेट करेगा ये कानून। और वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑर्डर से क्या होगा, फेडरल रेगुलेटर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स होते हैं, उनके लिए ईजी हो जाएगा, वो आर्ग्यू कर पाएंगे कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी भी तरह से सस्पेंड नहीं कर सकते और किसी की पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो। ये इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इशू क्या था, हमने बात कर ली प्रोटेक्ट। अब सोशल मीडिया कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलती कैसे है। यूएस का जो लॉ है ना 1996 का लॉ, सेक्शन 233 उनका कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट एसेंशियली बार करता है पीपल को फ्रॉम सुइंग प्रोवाइडर्स एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विस। जो भी कंपनी को इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो अपने यूज़र्स की अगर पोस्ट वगैरह कोई डेफेमेटरी पोस्ट होती है उनको डिलीट कर सकती है। तो उनके खिलाफ उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है कि उनके खिलाफ हम उनको सू नहीं कर सकते। कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से लॉ में, 1996 का लॉ है, सेक्शन 230 ऑफ कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। ये एक इट सेज कि इंटरमीडिएटरी जो वेबसाइट ऑपरेटर होते हैं ना, जैसे कैटेगरी होती है सोशल मीडिया की, इसमें ट्विटर, फेसबुक से लेकर और ब्लॉग्स तक की, ठीक है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, देखो जब मैं सपोज़ मैं अपनी कोई बुक लिखता हूँ तो मैं एक पब्लिशर के पास जाऊँगा कि आप मेरी बुक को छाप दो, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मेरे पर्सपेक्टिव है। तो कल को मेरी बुक के अंदर कुछ डेफेमेटरी होता है ना, तो दोनों के ऊपर केस होगा, मेरे ऊपर भी और पब्लिशर के ऊपर भी। सोशल मीडिया के मामले में ये नहीं होता, हम करते तो वहाँ पर भी वही है ना, मैं अपना आइडिया होता है, अपना ओपिनियन जो होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता हूँ, लेकिन उस कानून के मुताबिक जो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है ना, सोशल मीडिया वेबसाइट एज अ पब्लिशर और एज अ क्या कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर एड के कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। तो ये इनको प्रोटेक्शन मिल रही होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को टारगेट करेंगे, सोशल मीडिया वेबसाइट को कोई टारगेट नहीं करेगा। इसी के बारे में बात की है इस लॉ के अंदर। एक रिलेटेड प्रोविज़न है जो प्रोटेक्ट करता है उनको कि अगर वो किसी का कंटेंट को रॉन्गफुली नीचे टेक डाउन कर लेते हैं ना, मान लो मैंने कुछ पोस्ट किया, मैंने कंटेंट सही पोस्ट किया था, लेकिन गलती से अगर फेसबुक ने उसको कंटेंट को डाउन कर दिया, उतार दिया, डिलीट कर दी मेरे पोस्ट को, तो एक प्रोविज़न उनको मिला हुआ कि मैं उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। ये भी एक प्रोविज़न की बात करें, इससे क्या होगा, उनको एक इम्यूनिटी मिलती है गुड फेथ की, ठीक है ना। तो वो पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किस बेस के ऊपर, उनको कुछ ऑब्सीन, ल्यूड, लेस्विशियस, फिल्थी, एक्सेसिवली वायलेंट, हैरासिंग और अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर मिलता है तो वो कर सकते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये टारगेट कैसे करेगा इस शील्ड को, बाय पुटिंग फॉरवर्ड अ विजन फॉर एन एक्सेप्शनल टू वेबसाइट्स लीगल इम्यूनिटी। इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ना, इसको एक एक्सेप्शन के अंदर डाल देगा। ऑर्डर आर्ग्यू करता है कि एक साइट अगर रेस्ट्रिक्ट करती है किसी यूज़र के कंटेंट को और बैड फेथ में है, और इट गोज़ बियॉन्ड रिमूविंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन कंटेंट, उनका कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को अगर वो रिमूव करती है, डिटेल्ड इन द लॉ, जो कि कानून के अंदर मेंशन है, इट शुड बी डीम्ड एज ए पब्लिशर। तो उस वेबसाइट को हम एज ए पब्लिशर डिक्लेयर कर दें। अगर वो पब्लिशर डिक्लेयर हो जाएगी तो उसको सू किया जा सकता है, ठीक है। तो उनकी जो लीगल इम्यूनिटी होती है ना लॉ सूट से, वो छूट जाएगी, अब उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिशर बन गए तो भैया आप पे कानून की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद क्या होगा, विज़न ये है कि इससे सोशल मीडिया कंपनीज जो है ना, उनको सू किया जा सकता है बाद में उनके डेफिनेटरी कंटेंट के लिए। और जो भी लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि कोई रिलीजियस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया, अगर वो पब्लिशर है तो फिर मैं भी जाके बोल सकता हूँ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कंटेंट किस तरीके से अवेलेबल है, मैं आपको सू कर सकता हूँ, एनीबडी कैन गो देयर। तो इस तरह का कानून वो लेके आए हैं। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर एक प्रॉब्लम और है, फेल कैसे हो सकता है, फेल ये हो सकता है कि भैया कोर्ट ना पहले डिसाइड करेगा सोशल मीडिया फर्म के बारे में कि उन्होंने सफिशिएंटली एंगेज किया है कि नहीं, जो भी उसका एडिटोरियल कंडक्ट है, ताकि उसकी इम्यूनिटी लॉस ना हो। तो कोर्ट के थ्रू अगर ये जाएगा तो इसमें एक लंबा प्रोसीजर लगेगा और वहाँ पे पूरी चेकिंग होगी कि ये वेरिफिकेशन होगा ये सही से था भी या नहीं था, तो वहाँ पर ये जो लॉ है ये फेल हो सकता है। लेकिन जो ऑर्डर है इससे क्या होगी, ऐसी कंपनीज को एक डिस्करेजमेंट मिलेगा कि लोगों की पोस्ट वगैरह को अननेसेसरली डाउन ना करें, ठीक है, और बाकी लोगों को बचा के ये ध्यान रखें कि बाकी लोग जो है उसमें कोई भी ऐसा डेफेमेटरी या फिर ऑब्सीन कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका लॉ है, बेसिकली वो सोशल मीडियाज़ की जो इम्यूनिटी है ना उसको टारगेट कर रहे हैं। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। अच्छा ये एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, इसके अंदर देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ट्विटर ने ऐसा क्यों किया था, ट्विटर ने उनके ट्वीट के पीछे फैक्ट चेकर क्यों लगाया था, क्योंकि ट्विटर ने बहुत पहले भी उनको कई बार उनके वॉयलेशन देखे थे कि बीइंग एट प्रेसिडेंशियल पोजीशन एंड स्टेटस, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनके वॉयलेशन को बहुत बार ना वॉलेट करते रहते हैं प्लेटफॉर्म के कुछ रूल्स को अपने डेली ट्वीट्स के अंदर। इस कारण उन्होंने इनके ऊपर फैक्ट चेकर लगा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स की। इंटरहावे मिलिशिया क्या होता है, एक फार राइट हुतू पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा की एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। 1990 में फॉर्म हुई थी और यूथ विंग था नेशनल रिपब्लिक मूवमेंट का फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसको फ्रेंच के अंदर MRND बोलते हैं,
उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी थी ना रवांडा की, उस टाइम पर ये फॉर्म हुआ था 1990s के अंदर। इंटर हवा में था ना, ये मेन परपेट्रेटर से रवांडियन जेनोसाइड के। जेनोसाइड का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में किसी को मारना। होमिसाइड का मतलब होता है सिंगल पर्सन को मारना। और रेजिसाइड का मतलब होता है किंग को मारना। जहाँ पर वाइड CID आ जाता है ना, वहाँ पर किलिंग आ जाता है। जेनोसाइड का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में मारना। तो इंटर हवामे को मेन परपेट्रेटर बताया गया था कि इन्होंने मारे थे कितने, 5 लाख से 10 लाख के आसपास टुत्सी, त्वा और मॉडरेट हुतूस, जो कि अप्रैल से जुलाई की 1994 में किलिंग हुई थी। और इसके अंदर भी सिविलियन बैंड्स किलिंग तुत्सी। तो बेसिकली इन्होंने ये सब किया था और इसी कारण ये न्यूज़ में। लेकिन अब आपको जो प्रीलिम्स में ध्यान रखने की चीज़ है वही ये वाले जो लोग हैं ना, टुत्सी, त्वा, हुतूस वगैरह, ये सब कौन है, इंतरहामा मिलिशिया क्या था। ये नहीं पूछेंगे कितने लोग मारे थे और किस डेट को मारे थे, नहीं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कौन सी कंट्री की हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्गो और उगांडा की हैं, इनका नाम क्या है, इनके कौन से टारगेट किए गए थे, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुई थी, 1994 में थी। फ्रेंच वाले इनका क्या वो था, विंग क्या था, यूथ विंग क्या था, ये सब ये आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ तो मुझे बहुत ही पसंद आई भाई। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 800 किलोमीटर रोड के हर्बल रोड बनाने की बात की है। बेसिकली क्या होगा, दोनों साइड में पेड़ के हर्बल ट्रीज लगाएंगे, जैसे कि नीम, पीपल, शेजान और जो वैरायटीज़ होती हैं हर्ब की, यानी कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा। 800 किलोमीटर के रोड्स होंगे, नेशनल और स्टेट के हाईवे होंगे, स्टेट के थ्रू पास करेंगे। हर्बल गार्डन्स होंगे जो हवा को एकदम साफ़ सुथरा रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। ऑल्दो मैं अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूँ तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी का आइडियोलॉजी इतनी पसंद नहीं है, बट स्टिल इस तरह की चीज़ें रखना, हमारे एक रूट्स को रिवाइव करना, ये जो कॉन्सेप्ट इनकी गवर्नमेंट करती है बहुत ही अच्छा करती है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव होते हैं हर चीज़ के, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 का दिया गया है, वो 2 विमेन को मिला है, इंडियन और ब्राज़ील ऑफिसर्स हैं 2। इंडिया की तो है मेजर सुमन गवानी इंडियन आर्मी से, और कमांडर कार्ला मोंटेरियो डे कास्ट्रो अरूजो, ये हैं। इन दोनों को, ब्राज़ील और इंडियन को इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है। ये अवार्ड 2016 में स्टार्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये रिकॉग्नाइज करता है कि आपका डेडिकेशन और एफर्ट बीइंग एन इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर इन द प्रमोटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। 2 पीस कीपर्स विल रिसीव दिस अवार्ड। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 पीस कीपर को ये अवार्ड दिया जा रहा है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, किसी कॉज के लिए। WHO फाउंडेशन, ये ना मुझे बड़ा उल्टा सा लगा। WHO फाउंडेशन हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ WHO फाउंडेशन, आई डोंट नो क्या लिखा है ये। एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी है, सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट को एड्रेस करे मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। फाउंडेशन सपोर्ट करती है ग्लोबल हेल्थ पब्लिक नीड प्रोवाइडिंग फंड्स टू WHO एंड ट्रस्टेड इम्प्लीमेंटिंग। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फाउंडेशन का काम है इंडिविजुअल डोनर्स, उनके जनरल पब्लिक और कॉर्पोरेट पार्टनर्स को उनकी जो हेल्थ सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करना। आई हैव नो आइडिया ये पूरे के पूरे पैराग्राफ का क्या सीक्वेंस है यहाँ पर, आप लोगों को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। 30 मई के कोई भी करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाए इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। होपफुली ये लोग अभी नए मंथ से स्टार्ट करेंगे, 1 जून से। 31 का कुछ नहीं आएगा। संडे का तो वैसे भी कंटेंट आता ही नहीं है। तो ठीक है, हम लोग मंथली कंपाइलेशन भी स्टार्ट करेंगे, विजन की भी चलेगी, ये भी चलती रहेगी। और ऑल राइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।